Recession has started. दुनिया के वन ऑफ द टू मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज यूके और जापान ऑफिशियली अब रिसेशन में है। यूके में तो इनफैक्ट 1955 से यानी कि जब से रिकॉर्ड्स रखा गया है तब से ये लॉन्गेस्ट पीरियड है जब वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली घटे हैं। और जापान में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, वहाँ पे भी लोगों के जो इनकम लेवल्स हैं वो एक्चुअली घट रहे हैं। एंड माइंड यू, ये दोनों ही कंट्रीज यूके और जापान दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एलीट ग्रुप्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज G7 के मेंबर्स हैं। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और इंडिया से इसको क्या फर्क पड़ेगा? वेल, न्यूज में है तो इस चैनल पे है, बिकॉज मेरा काम तो है ही टू हेल्प यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अपडेटेड। चलो बिजनेस न्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जुलाई टू सितंबर में 0.1 से घटा और उसके बाद वाले क्वार्टर में 0.4 और 2 क्वार्टर्स में जीडीपी फॉल होना मतलब टेक्निकली एक रिसेशन। और जापान की जीडीपी का ग्राफ देखें तो भी यही हाल है। इनफैक्ट इस जीडीपी डिक्रीज के चलते जापान ने अपना पोजीशन एज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है और ये पोजीशन मिल गया है जर्मनी को। तो पहले समझते हैं कि यूके में ऐसा जीडीपी फॉल हुआ क्यों। 3 रीजंस फॉर यूके's रिसेशन। ये है यूके का इन्फ्लेशन का ग्राफ। Although recently यूके के इन्फ्लेशन में ड्रॉप देखा गया है, but still even at 4% यूके के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है। बट इतना इन्फ्लेशन है क्यों? मेजरली 2 रीजंस की वजह से। यू सी, जब यूके ईयू का पार्ट था तब यूके और यूरोप के बीच में सामान का आना जाना काफी सिंपलर था और ऑलमोस्ट फ्री था। लेकिन अब क्योंकि यूके निकल गया है यूरोपियन यूनियन से, इसका मतलब जो सामान आता और जाता है उस पे अब टैरिफ्स लगने लग गए हैं, मतलब एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, जिसका मतलब ये है कि जो चीजें पहले यूके में फ्री में आ जाती थी यूरोप से, अब वो चीजें महंगी लगने लगी हैं यूके वालों को। और सिर्फ उतना ही नहीं, सामान नहीं, इवन लोगों का आना जाना भी अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। एंड आई डोंट नो इफ यू नो दिस, यूके में काफी सीवियर लेबर शॉर्टेज भी देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज हाउ ब्रेक्सिट इज कंटिन्यूइंग टू हॉन्ट यूके। दूसरा रीजन, यूएन के हिसाब से यूके जो है दुनिया का 3rd लार्जेस्ट नेट इंपोर्टर ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स है। और जैसे जैसे पाउंड्स वीक होता जा रहा है, ये सारा का सारा उनका जो बेसिक खाना और पीने का सामान है जो इंपोर्ट्स है वो महंगा होता जा रहा है। तीसरा, एनर्जी इंपोर्ट्स। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से दुनिया भर में एनर्जी के प्राइसेस तो बढ़ ही गए हैं और यूके भी एक नेट इंपोर्टर है ऑफ ऑयल एंड गैस, तो इसलिए यूके में अब एनर्जी के प्राइसेस भी महंगे हो गए। इन्फ्लेशन के बाद से दूसरा सबसे बड़ा रीजन फॉर फॉल इन यूके जीडीपी इज हाई इंटरेस्ट रेट्स। अब दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो उसको काउंटर करने के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं और यूके में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बट ये 1-2 बार नहीं, 14 बार हो चुका है यूके में कंटिन्यूअसली। इनफैक्ट सिंस दिसंबर 2021 यूके में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड एट अबाउट 5.25% यूके का ये जो सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है इज इट्स हाईएस्ट सिंस 2008। वैसे तो ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, बट अगर इतने सस्टेन पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो इकोनॉमी को वो हर्ट करना चालू कर देता है, क्योंकि बिजनेसेस के लिए पैसा कंटिन्यूसली इतना महंगा ही रहता है। एंड ये चीज इस फैक्ट से भी प्रूव होता है कि यूके के जीडीपी के फॉल में वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, यानी कि ऐसे सेक्टर्स जहां पे पैसे की बहुत जरूरत रहती है। यूके की जीडीपी फॉल में ये 2 बड़े रीजंस रहे, हाई इन्फ्लेशन रेट और हाई इंटरेस्ट रेट्स। 2 रीजंस इसके वजह से लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो गया, वहां पे वेजेस कम हो रहे हैं और एंड अदर डोमिनो इफेक्ट स्टार्टेड हैपनिंग। बट जापान में क्या चल रहा है? जापान में लोग खर्चा ही नहीं कर रहे। ये है भाई उनका प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा। मतलब लुक एट दैट फॉल। और प्राइवेट कंजम्पशन जिसका ये ग्राफ है,
जापान के जीडीपी को ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है, और अगर प्राइवेट कंजम्पशन इस रेट से गिर रहा है तो किसी भी कंट्री का जीडीपी कैसे उसको सस्टेन करेगा। बट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जापान में लोग खर्चा कर क्यों नहीं रहे। जापान में इन्फ्लेशन का स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। यह है जापान के 25 साल का इन्फ्लेशन का ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, इस ग्राफ का आधा पोर्शन तो 0% के नीचे है, जिसका मतलब यह है कि जापान इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन झेलता आ रहा है। एंड डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि अगर आपके कॉन्स्टेंटली प्राइसेस गिर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने परचेसेस को डिफर कर देते हैं कि यार प्राइसेस तो गिर ही रहे हैं, अगले साल खरीद लेंगे, अगले साल खरीद लेंगे। एंड बिकॉज दैट हैपेंस, बिजनेसेस के लिए भी इनोवेशन वगैरह करने के लिए कोई इंसेंटिव बच नहीं जाता है। सो डिफ्लेशन हार्म्स द इकोनॉमी, और जापान में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। बट पैंडेमिक ने स्टोरी को थोड़ा सा बदल दिया। उसी जैसे ही पैंडेमिक आया तो इंपोर्ट्स बढ़ गए, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए, एनर्जी बढ़ गया, यानी कि जापान में इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया एंड ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गया। बट देन दिस गिव राइज टू अनदर प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या लोग तैयार थे इस चीज के लिए? नहीं। ये है जापान में रियल वेजेस का ग्रोथ का चार्ट, एंड चार्ट सेज इट ऑल। क्या ही एक्सप्लेन करूं, मतलब जापान में लोगों के वेजेस एक्चुअली कम हो रहे क्योंकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट एज पर सम रिपोर्ट, जैसे मैं पढ़ रहा था कि कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए वियतनाम में बेटर सैलरीज मिलने लगे हैं देन जापान। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, जब ये सब चल रहा है जापान में, 2019 में शिंजो आबे ने जापान में कंजम्पशन टैक्स बढ़ा दिया 2% से। बट ऐसा क्यों किया? इट लीड्स मी टू द थर्ड रीजन। ये हेडलाइन ही काफी है। जापान का एवरेज एज है 48 इयर्स। इनफैक्ट जापान में तो 30% से ज्यादा लोग 65 इयर्स और ओल्डर हैं। बट इससे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है? मोटा मोटी दो चीजें। पहला कि अगर आपका पॉपुलेशन, मीडियन पॉपुलेशन इतना ज्यादा एजड है तो वो डोमेस्टिक मार्केट में क्या ही डिमांड क्रिएट करेंगे, और दूसरा, जितने लोग एजेड होते जाते हैं गवर्नमेंट्स का उन पे सोशल स्पेंडिंग भी बढ़ता जाता है, और जापानीज गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बनता जा रहा है। इनफैक्ट यही रीजन है कि 2019 में जापान को अपना टैक्स बढ़ाना पड़ा, क्योंकि उनका सोशल स्पेंडिंग बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे रीजंस मिलके जापान के जीडीपी को नीचे खींचते आ रहे हैं। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा इससे? वेल, ये छोटे मोटे इकोनॉमीज तो है नहीं। अब अगर ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज में अगर डिमांड घटता है तो इंडिया जो चीजें इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है उसका भी तो डिमांड घटेगा। दूसरा, इन सब कंट्रीज में जॉब लॉसेस और भी बढ़ सकते हैं, और स्पेशली यूके में तो बहुत बड़ा इंडियन पॉपुलेशन है ही। और तीसरा, क्योंकि ये इकोनॉमीज खुद ही अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स दूसरे कंट्रीज में करते हैं, यानी कि इंडिया में करते हैं, इनफैक्ट जापानीज जाइका जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का तो इतना भारी इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, वो स्लो डाउन हो सकता है। बट फायदे क्या होंगे? पहला ऑब्वियस फायदा तो यही है कि जैसे से ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन इकोनॉमीज में अपना पैसा डाल रखा है, वो इनसे निकाल लेंगे अगर वो निकाल पाए तो। एंड ऑब्वियसली इंडिया विल प्रोवाइड देम अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दैट मनी। और ये देखा भी जा रहा है, इंडिया में एफडीआई कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एंड आर हिटिंग रिकॉर्ड हाई लेवल्स। दूसरा, जैसे जैसे येन और पाउंड जैसे करेंसीज वीक होते जाएंगे तो इंडिया इन कंट्री से जो इंपोर्ट करता है वो इंडिया के लिए सस्ता होने लगेगा। वेल, आपके हिसाब से इंडिया को और क्या फायदा हो सकता है यूके और जापान के रिसेशन से? एंड जो हमारा रेस चल रहा है टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेट इट जस्ट गेट easier